हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार तरीके से एकदम पढ़ाई चल रही होगी। अब अपने पास बचे हैं ऑलमोस्ट 40 डेज पेपर के लिए, और मैं चाहता हूँ कि इस 40 डेज में अपन जम के प्रिपरेशन की जो स्पीड है उसको एकदम अपर लेवल तक पहुँचा दे, खतरनाक लेवल तक। ठीक है। अच्छा, आज मैं गया था नेहरू विहार किसी कोचिंग सेंटर में, नाम नहीं लूँगा मैं। बेसिकली मैं गया था उधर पेपर चेक करने। जो लेवल है बच्चों का, माय गॉड, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार, अल्टीमेट लेवल पे है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे साथ जो जुड़े हुए बच्चे हैं वो भी उसी पैटर्न पे चल रहे होंगे। सीसैट में बच्चे नॉर्मली 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके 60 में 60 करेक्ट कर रहे हैं। क्या शानदार तैयारी चल रही है उनकी, बहुत ही ज़बरदस्त लगे हुए हैं। और ये बहुत अच्छा लगा मेरे को देख के कि एक दो नहीं, आउट ऑफ 100 मेरे को लगता है कि 75 to 80 बच्चे ऐसे हैं जिनके ये वाले स्कोर है। और लगे रहिए, एकदम शानदार तरीके से पढ़ते रहिए। आज हम करने वाले हैं कौन सा, सी सेट का 2019 वाला सेगमेंट। 2019 में कुछ बड़े ही शानदार क्वेश्चन पूछे गए थे और उस सेगमेंट में आगे भी रिपीट होते रहे हैं क्वेश्चन उस पैटर्न से, है ना। चलो चलते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन आपका रहा ये, क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि भाई तुम ये बताओ कि एक सॉलिड क्यूब है, इज पेंटेड येलो, उसको किस किस कलर से कलर किया गया है, येलो, ब्लू एंड ब्लैक, 3 डिफरेंट कलर का यूज किया गया है ना। और कैसा, सच दैट अपोजिट फेसेस आर ऑफ सेम कलर, मतलब ये कि अगर ऊपर वाला रेड तो नीचे भी रेड, सामने ब्लैक तो पीछे भी ब्लैक, लेफ्ट में ब्लू तो राइट में ब्लू, ऐसा भी मतलब अपोजिट सरफेस सेम कलर से कलर्ड होने की जरूरत है। द क्यूब इज देन कट इनटू 36 क्यूब। अच्छा, अब उस कट को 36 क्यूब में कट किया गया है ऑफ 2 डिफरेंट साइजेज। नॉर्मली अपन क्या कहते हैं कि नॉर्मली जब अपन क्यूब को कट करते हैं तो वो किसी न किसी नंबर का वो क्यूब रहता है ना। किसका 27 क्यूब्स हो जाता है, 64 क्यूब्स हो जाता है, ऐसे कुछ रहते हैं, ऐसा ही रहता है ना। लेकिन इस वाले में इन्होंने क्या बोला है, इस वाले में 36 क्यूब बोला है, मतलब क्यूब का कट उस बेसिस पर नहीं हुआ, थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। तो क्या होने वाला है, सच दैट 32 क्यूब्स आर स्मॉल। अच्छा, इसमें से 32 क्यूब्स कैसा है, स्मॉल, एंड द अदर क्यूब्स आर बिग। तो 36 में से अगर 32 छोटे हो गए तो बते कितने, 4, और 4 कैसे हैं, बड़े क्यूब से। नन ऑफ द फेस ऑफ द बिगर क्यूब इज पेंटेड ब्लू। अच्छा, ध्यान रखिएगा कि बड़े क्यूब का कोई पेंटेड ब्लू नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, सपोज कर लो कि ऊपर वाला में मैंने बड़ा रखा और ये उसके अपोजिट वाले ये बड़े हो जाएंगे। अगर ऊपर ब्लू नहीं है तो नीचे भी ब्लू नहीं होगा। समझ आई बात, मतलब ये कि जो बड़ा है उसका ब्लू नहीं है। अच्छा, अपने पास कलर कितने हैं, येलो और ब्लैक, समझ रहे हैं, उसमें से ब्लू तो एलिमिनेट हो गया बड़ा का, तो ये जो ब्लू है ये किसी न किसी छोटे वाले का होगा। कैसे, आगे देख लेते हैं। आगे क्या लिखा है, नन ऑफ द फेसेस ऑफ द बिगर क्यूब्स पेंटेड ब्लू, हाउ मेनी क्यूब्स हैव ओनली 1 फेसेस पेंटेड। अच्छा, कलर से उतना मतलब ही नहीं है, हमें देखना है कि कितने ऐसे हैं जो पेंटेड है एक तरफ से। अच्छा, नॉर्मली मैं एक तरफ से जो पेंट होता है ना उसको अपन नॉर्मली क्या बोलते हैं, सेंट्रल क्यूब। और सेंट्रल क्यूब को फाइंड करने का क्या होता है तरीका, 6 × x - 2 का होल स्क्वायर, ये फाइंड करना पड़ता है। लेकिन वो तब जब प्रॉपर क्यूब नंबर गिवन हो, यहाँ पर तो वैसा है ही नहीं, तो उसके लिए मैंने एक स्ट्रक्चर जो लिया है वो यहाँ पर देख लीजिए। ये जो है ना, ये बड़े क्यूब्स हैं, कितने क्यूब से बड़े, 4 जो अपने को दिख रहे हैं, 1 2 3, और एक इसके नीचे होगा। अच्छा देखो, तो ये हर तरफ से 2 होंगे कलर, ये फेस और ये फेस कलर है। वैसे इसका ये और इसका नीचे, ये और इसका उस साइड वाला, है ना। तो कितने ऐसे क्यूब्स हैं जिसका एक ही फेस कलर होगा, आइए देखते हैं इस सरफेस पे। अच्छा, इस सरफेस पे ये 1 2 3 और 4, अगर इस सरफेस पे 4 है तो इसके सामने वाला जो होगा वो भी 4 होगा। इसका मतलब 4 और +4 कितने हो जाने चाहिए, 8। क्या इस सरफेस पे कोई भी ऐसा है जिसका एक ही फेस कलर है, नहीं, ये कॉर्नर है, इसके 3 फेस होते हैं, ये मिडिल है, इसके 2 फेस होते हैं, ये मिडिल है, ये कॉर्नर नहीं हो सकता, ये किसी का नहीं हो सकता। इसका मतलब इस फेस पे, उस फेस पे, अप पे और डाउन पे कोई भी ऐसा क्यूब नहीं है जिसका केवल एक फेस कलर्ड हो। तो या तो इस पे है, और अगर इस पे है तो दूसरे पे है। तो 4 और 4 कितना हो गया, 8। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 8।
अच्छा, जब ये क्वेश्चन मैंने ऑफलाइन में पुट किया बच्चों के सामने, उनको बहुत मुश्किल हुआ इसको सॉल्व करने में, बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ सॉल्व करने में। लेकिन क्वेश्चन ये इतना टफ था नहीं जितना हमने इसको बना लिया था। अच्छा ध्यान रखिएगा, ये वाइट कलर में है, थोड़े से पेज में दिक्कत रहती है, लेकिन ये अदर स्लाइड्स में आपको नहीं दिखेगा, सिंपल है। नेक्स्ट में आता है, नेक्स्ट में क्या लिखा है, मिस्टर एक्स हैज 3 चिल्ड्रन। ओके भाई, 3 चिल्ड्रन है, ऑलराइट। द बर्थडे ऑफ द फर्स्ट चिल्ड्रन कितने तारीख को है, उसके पहले का 5th मंडे ऑफ अप्रैल। अच्छा, किसी महीने में जिसमें 30 डेज है और इसमें किसी पर्टिकुलर डे को कितने बार रिपीट किया गया है, 5 टाइम्स में। किसकी बात की गई, अप्रैल की। समझो इसको, अगर अप्रैल में मंडे को 5 टाइम्स लिया गया है ना, तो कब कब हो सकता है, हो सकता है 1st को, हो सकता है 8 को, हो सकता है 15 को, 22 को और 29 को। क्या दूसरी पॉसिबिलिटी है, हाँ है ना, कौन कौन सी, 2 के बाद कौन सा हो जाएगा 9 के बाद 16 के बाद 23 और क्या हो जाएगा 30। यानी कि जो 5th मंडे की बात की गई है वो या तो 29 को होगा या फिर कब हो जाएगा, थर्सडे 30 को हो जाएगा। लेकिन अपने को फिलहाल अभी तो फाइनल नहीं पता है, ठीक है। दैट द सेकेंड वन फॉल्स ऑन द 5th। अच्छा, और दूसरे बच्चे का जो बर्थडे है वो नवंबर में 5th है। अच्छा, फॉर्चुनेटली अगर नवंबर की बात कर ले तो नवंबर में भी कितने दिन है, 30 ही दिन है, मतलब कंडीशन सेम ही होना चाहिए। कैसा, 1st 8 15 22 और 29 या 2nd 9 16 23 और 30। तो हमसे क्या पूछा गया, देन ऑन विच डे इज द बर्थडे ऑफ हिज थर्ड चाइल्ड विच इज। तो बेसिकली आपसे क्या कह रहा है कि 20 सितंबर को कौन सा दिन है। आप देखो, आप सिंपली पहले इन दोनों को कंपेयर करके चेक कर लो कि इसमें जो मंडे है वो 29 को हो रहा है, 30 को हो रहा है, इधर 29 को हो रहा है या 30 को हो रहा है, जिस दिन भी होगा उस बेसिस पे अपन कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करें, एक सिंपल सा पैटर्न अपन चूज कर सकते हैं। ऐसा एक काम करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं किससे, फर्स्ट से फर्स्ट का या 29 से 29 का, डिपेंड करता है आपके ऊपर का। फर्स्ट से फर्स्ट थोड़ा सा इजी होता है तो आसानी से कैलकुलेशन कर पाएंगे अपन, चलिए करके देखते हैं। अच्छा, ऐसा मान लिया कि 1 अप्रैल को मंडे है, डन। तो क्या 1 नवंबर 1 को क्या होगा, अच्छा होना क्या चाहिए, अज्यूम कर रहे हैं क्या, थर्सडे, क्योंकि अगर 1 को होगा तो अपन कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं, डन, ठीक। चलो देख लेते हैं। अच्छा, हमारे पास अप्रैल में टोटल 30 डेज, जिसमें एक तो दे दिया तो अप्रैल में बचे 29। मैं बेसिक पैटर्न आपको बता चुका हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा। 29 और डेज बचेगा 1, मई में 31 और डेज बचेगा कितना 3, जून में कितने 2, जुलाई में कितने 3, अगस्त में कितने 3, सितंबर में कितने 2, अक्टूबर में कितने 3, नवंबर में 1। अब आप बोलोगे सर ये क्या लिख दिए, ये मैंने लिखा है मंथ का डेज और 7 से डिवाइड करने पे जो ऑड डेज बचता है वो, ये सारे ऑड डेज है। अच्छा, अगर इन ऑड डेज को ऐसा 3, 3, 6, 1, 7 एलिमिनेट कर दें, फिर यहाँ पर 2, 3, 5 और 2, 7 एलिमिनेट कर दें, तो बचा आपके पास कितना, बेटा आपके पास 4 बच गया। अच्छा, 4 ऑड डेज का मतलब मंडे में 4 ऐड करना पड़ेगा, और मंडे में अगर 4 ऐड करोगे तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे गड़बड़ हो गया। और अगर 1 नवंबर को फ्राइडे हो गया, इसका मतलब 5 थर्सडे पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि 1 को फ्राइडे तो 2 को क्या सैटरडे, और हमें चाहिए क्या 1 या 2 को थर्सडे। इसका मतलब ये कैलकुलेशन थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। चलो ठीक, अगर गड़बड़ हो गया दूसरा चेक कर लेते हैं। एक बात बताओ, अगर ये अप्रैल 1 को अप्रैल 2 मान लेते, इस पॉसिबिलिटी को चेकआउट कर लेते, तो क्या पॉसिबल था, हो सकता है। इसमें चेंज क्या आ जाता, अभी हमारे पास 4 ऑड डे है, हमारे पास एक ऑड डेज कम होके 3 हो जाता, डन। अच्छा, मंडे में 3 ऐड करेंगे, तो मंडे में 3 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, यानी कि 1 नवंबर थर्सडे आ रहा है, लेकिन कब, जब हमने 2 अप्रैल को माना, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर 1 को थर्सडे आ गया, 1 नवंबर को थर्सडे आ गया, इसका मतलब सिंपल सा ये हो जाता है कि 29 नवंबर को भी क्या आने वाला है, थर्सडे। तो आपसे ये क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि भाई ये बताओ
20 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, यही है ना, इसको भी कर लेते हैं, इजीली कर लेते हैं। अच्छा एक बात बताइए, नवंबर में टोटल कितने दिन, 30 डे, 30 में 29 निकल गया, बचा क्या 1, चलो नवंबर का 1। अच्छा दिसंबर का कितना है 20, अच्छा नवंबर का 1 दिसंबर का 20 दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा 21, 21 को 7 से डिवाइड करो कितना बचेगा 0, मतलब कोई और डेज नहीं बचा। इसका मतलब ये कि नवंबर 29 को अगर थर्सडे था तो दिसंबर 20 को भी कौन सा दिन होने वाला है, थर्सडे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिकल है, नो डाउट, आई अंडरस्टैंड लॉजिकल है, लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि मुश्किल है, ये नहीं कह सकते, मुश्किल नहीं है, सिंपल है बट लॉजिकल है। अच्छा जब जिस क्लास में आज मैं पढ़ा रहा था मैं थोड़ा भड़क सा गया था क्योंकि नंबर ऑफ जो स्टूडेंट थे, स्टूडेंट थोड़ी सी ज़्यादा थी। पीछे से सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट पे कोई 6-8 बच्चों का ग्रुप बैठा था, 6-8 में 2 लड़कियां और 4 लड़के थे। और उनके बिजी होने का जो पैटर्न था वो मेरे को समझ नहीं आ रहा था। मैं कई बार मूव करते चला गया, मैं चलो एक बार देख लेते हैं। वहाँ पहुँचा, वो ऐसा भी नहीं कि कुछ पढ़ाई का डिस्कशन कर रहे हो, ऐसा भी नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व करो जिसमें अटक गए और डाउट हो, मैं नॉर्मली छोड़ देता हूँ। अगर आप डाउट आपस में डिस्कस कर रहे हो ठीक है कर लो, नो इश्यू। वो भी नहीं कर रहे। अरे भाई तुम सिविल सर्विसेज का आईएएस की तैयारी कर रहे हो तुम, और तुम कर क्या रहे हो, क्लास में आके बकवासबाजी, वही फिर वहीं रह जाना आपने। और फिर बाद में पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे बच्चे ने इस कोचिंग सेंटर में 1.5 लाख रुपए दिए, 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए दिए, रिजल्ट नहीं। कैसे होगा भाई, बच्चे आए पढ़ने, पढ़ रहे हैं लेकिन सब्जेक्ट नहीं है, कुछ और पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जिसका उनको फ्यूचर में सिर्फ नुकसान होना, कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला, लेकिन हम पढ़ेंगे वही। क्योंकि बस है, कुछ तो है भैया। बंद कर लो इन चीज़ों के पीछे भागना, थोड़ा सा ध्यान दे लो, 1 महीना बच रहा है बस पेपर के लिए। और अगर इनसे रोको तो अगर लड़कों को डांट दो तो लड़कियां ऐसे, ये पता नहीं क्या बोल दिया, लड़कियों को डांट दो तो लड़के तो आग ही बबूले हो जाने, पता नहीं आग ही लगा दे एकदम से, ऐसी सिचुएशन है। भाई तुम्हारे लिए बोला जा रहा है, पढ़ लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है, सिलॉग्स का। बहुत सिंपल होता है और अभी हम पढ़ भी रहे हैं बेसिक क्लास में इसको, तो आपको बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है, सम रैट्स आर कैट, ठीक है ना भाई, सम रैट्स आर कैट्स। दूसरा क्या कह रहा है, सम कैट्स आर डॉग, सम कैट्स आर डॉग एंड नो डॉग इज काउ, ये काउ का है। तो सॉल्यूशन कराने से पहले एक चीज समझिए, इसमें कैट और डॉग का नेगेटिव था, मैंने क्लियर नेगेटिव लिखा है। ये रैट और डॉग एक दूसरे से दूर मैंने रखा है, इसका सर्कल और इसका सर्कल एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा है। कई बार बच्चे मिसकंसेप्शन में समझ लेते हैं कि जो दूर है वो नेगेटिव नहीं है। जो लोग एक दूसरे से दूर बैठे हैं, ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, कुछ कोऑर्डिनेशन नहीं दिख रहा है, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं कि उनके बीच नेगेटिव रिलेशन है। हो सकता है हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी गई जिस वजह से हमें दूर रखना पड़ा है, ठीक है। कंक्लूजन में आते हैं, कह रहा नो काउ इज कैट, कह रहे इस काउ का इस कैट से नेगेटिव है। हमने कहा नहीं, हमारे पास इंफॉर्मेशन काउ और डॉग का है, कैट से क्या रिलेशन होगा हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, हम इसको अभी फिलहाल डू नॉट फॉलो कर देंगे। क्या 100% रॉन्ग है, नहीं। कैसा होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, लेकिन जाएगा किसमें, डू नॉट फॉलो में। नो डॉग इज रेड, कह रहा डॉग का रेड से, वही जो भी समझाया मैंने आपको, कह रहा डॉग का रेड से रिलेशन नहीं है। अब देख के ऐसा मत कर देना कि ये दोनों एक दूसरे से दूर है तो नेगेटिव कर देना, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हमें नहीं पता, डू नॉट फॉलो। सम कैट्स आर रेड्स, क्या कैट ने रेड को ओवरलैप कर रखा है, 100% करेक्ट, थर्ड आंसर करेक्ट है, 30, ठीक है। अच्छा आज मैं थोड़े जल्दी में कोशिश ये कर रहा हूँ कि 2019 वाला जो है ना पूरा जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है उसको एक क्लास में ही खत्म कर ले, भले अपने को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगे, थोड़ा एक्स्ट्रा का मतलब अगर 1 घंटा लगता है तो लग जाने देते हैं, डन। आइए करते हैं क्या है, इन ए स्कूल एवरी स्टूडेंट इज असाइंड ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। और स्टूडेंट इज फुटबॉल प्लेयर इफ एंड ओनली इफ द आइडेंटिफिकेशन नंबर इज डिविजिबल ऑफ ए, ओके। अगर आप फुटबॉल खेलते हो तो आपके टी शर्ट पे जो नंबर होगा, जो यूनिक नंबर आपको दिया जाएगा वो डिविजिबल होगा किससे, 4 से। क्या दूसरे गेम के बारे में भी दे रखा है, हाँ दे रखा है। किस गेम के बारे में दे रखा है, सर क्रिकेट के बारे में दे रखा है। क्या कह रहा है कि अगर आप क्रिकेटर है तो आपको जो नंबर दिया गया है वो किससे डिविजिबल है, 6 से। चलो फुटबॉल वाला 4 से, क्रिकेट वाला 6 से। आगे क्या कह रहा है, if every number from 1 to 100 is assigned to a student then how many of them play cricket as well as football। ये तो मैथमेटिक्स टाइप का क्वेश्चन हो गया। आप क्या करने वाले हो, ये रहा 4, ये रहा 6, ऐसा कर देंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, क्या निकल जाएगा 12। अब हमें देखना पड़ेगा कि 100 तक, 1 से 100 तक कितने नंबर से जो 12 से डिविजिबल है, कितने नंबर है आपका 8, 12 8 जा 96, इसका मतलब कितने नंबर हो जाएंगे
8, आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 8। बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल था। थोड़ा सा ट्रिकी बनाने की कोशिश इन्होंने करी है लेकिन बना नहीं पाए हैं, बहुत सिंप्लीफाइड वे में कर लेते हैं। समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इन अ कॉन्फ्रेंस आउट ऑफ द 100 पार्टिसिपेंट्स 70 आर इंडियंस। चलो मान लेते हैं। अच्छा टोटल कितने हैं? 100। इंडियंस कितने हैं? 70। ये 17 क्या है? इंडियंस है। अच्छा अगर 70 इंडियंस है इसका मतलब जो रिमेनिंग 30 है वो क्या होने वाला है? फॉरेन मानना पड़ेगा अपने को, ऑप्शन नहीं है क्योंकि कंडीशन भी वही दे रखे है ना, तो हमने मान लिया। अच्छा क्या दे रखा है? इफ 60 ऑफ द टोटल पार्टिसिपेंट आर वेजिटेरियन, ऑलराइट, इसमें से जो 60 होंगे वो वेजिटेरियन होंगे। क्या खाएंगे? वेज खाएंगे। भाई यहाँ पर वीगन वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, तो जो एक्स्ट्रा है उनको नहीं लाना। यहाँ पर क्या लिखा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? एटलीस्ट 30 इंडियन पार्टिसिपेंट आर वेजिटेरियन। अच्छा कम से कम 30 पार्टिसिपेंट तो इंडियन जो है वो वेजिटेरियन होगा। क्या ये सच है? लेट्स चेक इट आउट। अच्छा 60 क्या है? ये इंडियन है, ये फॉरेनर है। एक बात बताओ, अगर 60 वेजिटेरियन है तो 40 को अपन क्या मानेंगे? नॉन वेजिटेरियन। डन, ठीक है। हमसे कह रहा है कि एटलीस्ट 30 इंडियंस पार्टिसिपेंट आर वेज, कम से कम 30 लोग तो वेज खाते खाते हैं इंडियंस। एक बात बताइए, अगर ये 30 के 30 फॉरेनर्स वेजिटेरियन हो गए, मान लिया, तो बचे कितने? 60 में से 30, वो 30 कहाँ जाएंगे? इंडियन में। तो सही तो बोल रहा है, कम से कम होंगे। अच्छा एटलीस्ट 10 इंडियंस पार्टिसिपेंट्स आर नॉन वेजिटेरियन, कम से कम 10। एक बात बताओ, इस 70 में से पूरे 60 वेजिटेरियन हो गए तो बचे कितने? 10। वो क्या खाएंगे? नॉन वेज। इसका मतलब दूसरा भी क्या है? करेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 एंड 2। थोड़ा सा लॉजिकल था, अच्छा क्वेश्चन था, बट ऐसा भी नहीं कि ना कर पाओ। आप बहुत आसानी से करोगे, बहुत सारे होशियार लोग हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट हमसे बोल रहा है अ 5 स्टोरी बिल्डिंग विद फ्लोर्स फ्रॉम फर्स्ट टू 5 इज पेंटेड यूजिंग 4 डिफरेंट कलर्स। अच्छा कितने हैं? 5 है। कौन कौन सा? 5, 4, 3, 2, 1। अच्छा ये फ्लोर बेसिस क्वेश्चन पे मेरे को एक चीज़ याद है कि मैं तब था सूरत में, वर्किंग था सूरत ब्रांच में। वहाँ एक लड़की थी, अच्छी थी हालांकि, उसके बाद उसने अन अकेडमी में एज ए रीजनिंग के मेंटोर की तरह उसने पढ़ाया, बाद में मेहनत किया। इनिशियली जब मैं उसको फ्लोर बेस्ड पजल पढ़ाना शुरू किया तो वो फ्लोर में हमेशा ऊपर 1 2 3 4 5 कर लेगा। सर ऐसे भी तो हो सकता है। मैंने कहा बेटा हो सकता है, आपसे कोई पूछे कि आपका एड्रेस कहाँ है तो एड्रेस में सारी चीज़ें मेंशन करके लिख देना फर्स्ट फ्लोर पे, बट मेक श्योर उस फर्स्ट फ्लोर के नीचे एक ब्रैकेट डाल देना और बोल देना कि जिस बिल्डिंग में हूँ मैं उस बिल्डिंग में ऊपर से फर्स्ट फ्लोर पे, क्योंकि नीचे से नॉर्मली फर्स्ट फ्लोर बोलोगे तो नॉर्मली लोग नीचे से समझेंगे। आप बोलना ऊपर से फर्स्ट फ्लोर पे ताकि लोग ऊपर से नीचे की तरफ उतरना शुरू करें। ऐसा गजब लोग हैं। चलिए 5 फ्लोर है और इसमें 4 डिफरेंट कलर यूज किए गए। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द मिडल 3 फ्लोर्स आर पेंटेड इन डिफरेंट कलर्स। ठीक है, लेकिन पहले देख लेते क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। टू इंश्योर दैट एनी 2 कंजिक्यूटिव फ्लोर हैव डिफरेंट, अच्छा किसी भी 2 कंजिक्यूटिव का डिफरेंट ही कलर होना चाहिए। एक बात बताइए, फर्स्ट में लिखा है द मिडिल 3 फ्लोर पेंटेड इन डिफरेंट कलर। अच्छा अगर ये तीनों डिफरेंट कलर है, अपने को चौथा कलर एक एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। अच्छा ऐसा मान लेते हैं ये रेड, ये ब्लू, ये ग्रीन है और हमें येलो लेना है, तो येलो हम ये ले लेंगे, हम ये रेड रख सकते हैं। मतलब ये कि फर्स्ट वाला 100% श्योरिटी से हमें इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहा है। दूसरा क्या लिखा? द सेकेंड एंड फोर्थ फ्लोर आर पेंटेड इन डिफरेंट। अच्छा ये सेकेंड एंड फोर्थ डिफरेंट है, 2 कलर दे दिया, बचा अपने पास 2। अच्छा 2 बच सकता है, 2 कलर, तो हो सकता है कि इन दोनों पर डिफरेंट कर दे, यहाँ पर सिमिलर ले ले। मतलब थर्ड भी सेकंड भी हमें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रहा है। बाद में मर्ज करके अपन देखेंगे फर्स्ट सेकंड को, सेकंड थर्ड को, फर्स्ट थर्ड को, पहले सिंगल सिंगल देख लेते हैं। अच्छा क्या कह रहा है? द फर्स्ट एंड द फिफ्थ फ्लोर्स आर पेंटेड रेड। अच्छा इसको मैंने रेड दे दिया और इसको भी मैंने क्या दे दिया? रेड दे दिया। अच्छा कितने कलर्स यूज करने? 4 कलर्स। अच्छा यहाँ पर मैंने येलो दे दिया, यहाँ पर मैंने ब्लू दे दिया, यहाँ पर मैंने ग्रीन दे दिया। सिर्फ थर्ड का यूज करके आप 100% करेक्ट आंसर दे सकते हैं। ओनली स्टेटमेंट 3 इज सफिशिएंट। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बहुत शानदार क्वेश्चन था। आपको देखो डेटा सफिशिएंसी की ये खूबसूरती भी है
सपोज कर लीजिए कि मैंने ये थर्ड स्टेटमेंट पढ़ा और इससे आंसर नहीं मिलता, तो मैं क्या करता, फर्स्ट सेकंड को ऐड करना पड़ता, फर्स्ट थर्ड को ऐड करना पड़ता, सेकंड थर्ड को ऐड करना पड़ता, नहीं होता तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को ऐड करना पड़ता। मतलब डेटा सफिशिएंसी इज समथिंग जो टाइम कंज्यूमिंग होता है अगर आपका इजीली सॉल्यूशन ना मिलता हो तो। चलो क्या लिख दिया है, लिखा है PQR 3 है, लोग नहीं 3 टाउन्स है PQR, द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज 60 किलोमीटर। लेकिन भाई आपने इस स्टेटमेंट में ये तो बताया ही नहीं कि PQ के ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है, साउथ में, नहीं बताया कुछ भी। आगे पढ़ लेते हैं, क्या लिखा, वेयर एज द डिस्टेंस बिटवीन P एंड R इज 80 किलोमीटर, सेम इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर भी नहीं बताया गया कि P R के साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट किधर है। Q इज इन द वेस्ट ऑफ P, अब अपने को इन्फॉर्मेशन दे दिया, बोला कि Q वेस्ट में। अच्छा ये बताओ, अगर Q वेस्ट में है तो ये इन्फॉर्मेशन किसके लिए हो जाएगा, P के लिए, और डिस्टेंस कितना है 60। अच्छा उसके बाद क्या लिखा, वेयर एज द डिस्टेंस बिटवीन P एंड R इज 80 किलोमीटर एंड P इज इन एंड R इज इन द साउथ ऑफ P, R साउथ में है P के, और ये डिस्टेंस क्या हो गया 80 किलोमीटर। एंड व्हाट दे आर आस्किंग, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन Q एंड R। पहले तो ये कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। अच्छा अगर इसका आपने कैलकुलेशन किया, ये आपने कैलकुलेशन कर लिया, तो ये कैलकुलेशन में आपको पाइथागोरस पता है, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 3600, उसके बाद क्या हो जाएगा 60, 400, उसके बाद ये कैलकुलेशन करके क्या कर लोगे आप 10,000, और फिर क्या निकालोगे आप 100 निकालोगे मिनिमम डिस्टेंस। अच्छा मेरा इस क्वेश्चन में हमेशा से कॉन्ट्राडिक्शन रहा है, पढ़ाने वाले पढ़ा रहे हैं अलग डिफरेंट मानते हैं, बट मेरा कॉन्ट्राडिक्शन रहा है कि क्या हमसे ये पूछा गया कि उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो हमसे ये पूछा गया कि मिनिमम डिस्टेंस क्या है, हमसे ये पूछा गया कि मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है। दो आंसर निकल सकता है, मिनिमम 100 और मैक्सिमम 60 और 8 140, और दोनों ही गिवन है। लेकिन किसको करेक्ट माना गया है, इसको मान के चलिए फिलहाल, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, नेक्स्ट लिखा गया है, ऑलराइट मैथ्स का क्वेश्चन है क्या, इन स्कूल 60% स्टूडेंट प्ले क्रिकेट। चलो भाई 60% को हमने क्रिकेट खिलवा दिया। ए स्टूडेंट हु डज नॉट प्ले क्रिकेट प्लेज फुटबॉल। अच्छा जो फिलहाल नहीं खेल रहे, मतलब 40% का डेटा अपने पास ये दे रहा है कि 40% फुटबॉल खेलेगा, लेकिन जो 60% क्रिकेट खेल रहा है ये 100% श्योरिटी नहीं दी गई कि उसको फुटबॉल नहीं आता है या फुटबॉल नहीं खेल सकता है, खेल सकता है। आगे क्या लिखा है, एवरी फुटबॉल प्लेयर हैज गॉट 2 व्हीलर। अच्छा इन सबको क्या मिला है, 2 व्हीलर का बाइक मिला है, बट कुछ क्रिकेट में भी हो सकते हैं जिसको मिला होगा। आगे क्या लिखा है, क्योंकि वो फुटबॉल खेल सकते हैं, इस बेसिस पे नहीं कि क्रिकेट पे, इस बेसिस पे कि वो फुटबॉल खेल सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन, ओ माय गुडनेस दैट्स गुड, ये होता है फंसा लेना बच्चों को, कैन नॉट बी। अपन हमेशा पॉजिटिव लेके चल रहे होते हैं, पॉजिटिव ही आंसर देते हैं, इस बार ऐसा नहीं पूछा है, कैन नॉट बी कौन सा नहीं हो सकता है। तो देखिए ड्रॉन फ्रॉम द 60% ऑफ द स्टूडेंट डू नॉट हैव 2 व्हीलर, बिल्कुल भी नहीं, मेरे को मालूम था ये जरूर आएगा, क्योंकि हम मान चुके हैं कि जो क्रिकेटर है वो फुटबॉल नहीं खेल सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हमें नहीं पता उस 60% में जो बच्चे हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं कि नहीं, वो खेल भी सकते हैं, और अगर खेल सकते हैं तो 2 व्हीलर हो सकता है। अच्छा क्या लिखा है, नो क्रिकेटर हैज 2 व्हीलर। क्या आपको डेफिनेट इंफॉर्मेशन दी गई है, क्या लिखा है, लिखा है एवरी फुटबॉल प्लेयर हैज गॉट, सारे फुटबॉल प्लेयर को मिला है, क्रिकेट के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं दी गई, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आगे क्या लिखा है, क्रिकेट प्लेयर्स डू नॉट प्ले फुटबॉल, हमें कुछ नहीं पता, इसका मतलब 1 2 एंड 3 कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हम, सारे का सारा गलत है। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सीता एंड गीता गो फॉर अ स्विम, कहाँ पता नहीं, आफ्टर अ गैप ऑफ एवरी 2 days एंड गैप ऑफ 3 days रेस्पेक्टिवली, if on 1st January both of them went for a swim together then will they go together next। अच्छा यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में बस एक चीज समझना है आपको, ये जो वर्ड यूज किया गया है ना गैप, इसको अगर आप समझ लो तो आसान हो जाएगा। सिटिंग अरेंजमेंट जो बैंकिंग का सिलेबस है, जब मैं उसमें पढ़ाता हूँ ना तो कुछ वर्ड्स यूज किए जाते हैं, जिसमें एक वर्ड तो ये गैप है, कई बार यूज किया जाता है क्या अवे, कई बार यूज किया जाता है बिटवीन, है ना। अच्छा ये जो दोनों वर्ड है ना, इसका मतलब ये होता है जितने नंबर्स दिए गए बीच में उतने नंबर्स होंगे, ठीक है।
गैप का क्या मतलब वही है। अगर मैंने ये बोला कि ए और बी के बीच में 2 लोगों का गैप है तो ये 2 ही है, लेकिन ए से बी तक पहुंचते हुए कितने हो जाते हैं? 3 हो जाते हैं। इसका ध्यान रखना पड़ेगा। डन। चलो, अच्छा क्या लिखा है, अगर ये 1 जनवरी को 1 जनवरी को जाती है, कौन? सीता 1 जनवरी को जाती है, तो वो 2nd को नहीं जाएगी, 3rd को नहीं जाएगी, वो कितने को जाएगी? 4th को। कितने दिनों बाद? 3 दिनों बाद। डन। अच्छा, गीता 1st को जाती है और 3 दिनों का गैप ले लेती है, तो वो 2nd, 3rd, 4th को नहीं जाएगी, वो 4th, 5th को जाएगी। कितने दिनों के बाद जाएगी? 4 डेज के बाद। अब दोनों जाएगी कब फाइनली? आपको पता है प्रोसेस, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 12। और अगर फर्स्ट को गई थी 12 प्लस कर दीजिएगा, आंसर क्या आ जाएगा? 13। यही करेक्ट आंसर है। नहीं तो आप डायरेक्टली लिख भी सकते थे ऐसा, फर्स्ट के बाद 3, 3 के बाद 5, ऐसा है क्या? नहीं, फर्स्ट के बाद 4, 4 के बाद 7, 7 के बाद 10 और 10 के बाद 13। और दूसरे का क्या हो जाता? 1 के बाद 5, 5 के बाद 9, 9 के बाद 13। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस वर्ड समझ लेते तो इजिली आप कर लेते। क्या लिखा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन द सीक्वेंस? अच्छा, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें मैंने आपको एक चीज़ बताया था, इसमें मैंने आपको ये बताया था बेसिक क्लास में कि बेटा 2 तरीके का क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन कैसा होता है? एक क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, स्टीप डिफरेंस होता है। अपन मल्टीप्लिकेशन ढूंढते हैं, डिवीजन ढूंढते हैं, स्क्वायर क्यूब ढूंढते हैं। एक चीज़ में ग्रेजुअल डिफरेंस, छोटा 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 डिफरेंस होता है। और जब ग्रेजुअल डिफरेंस होता है तब अपन देखते हैं डिफरेंस क्या है उसमें। क्या है ये 3 नंबर्स का, क्या है ये 5 नंबर्स का, क्या है ये 7 नंबर का, क्या है ये ओहो 11, 9 नहीं है। इसका मतलब ये कितना होगा? 13। तो ये क्या 15 का करें? नहीं, किसका करना पड़ेगा? 17 का डिफरेंस। तो 93 में से 17 माइनस करोगे तो कौन सा आ जाएगा? प्रोबेबली 76 आ जाएगा, और 76 क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। आई थिंक आपको कुछ टाइम बच रहा है, जल्दी कंप्लीट करते हैं। कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको ख़त्म ही कर दूँ, तो फिर A wall clock move 10 minutes faster in every 24। ठीक है, एवरी 24 आवर्स में, मतलब ये कि इसको चलना चाहिए 24 घंटे, 24 आवर्स चलना चाहिए, बट ये थोड़ा ज़्यादा चल लेता है। ये कितना चलता है? 24 घंटे और क्या चल लेता है? 10 मिनट। इतना डेटा का यूज़ कर लो। अच्छा, इसका यूज़ करोगे 60 से आर में कन्वर्ट करोगे ये, तो ये हो जाएगा 145/6। चलना चाहिए 24 घंटे, चल रहा है इतना। डन। तो ये करेक्ट टाइम, ये रॉन्ग टाइम। अच्छा, अब आगे क्या लिखा? द क्लॉक वाज सेट राइट शो द करेक्ट टाइम 8 AM ऑन मंडे। और राइट, मंडे को 8 AM पे लिया गया, ले लेते हैं मंडे को 8 AM पे। फाइनल टाइम क्या लिखा है? 6 PM ऑन वेडनेसडे। कह रहा भाई वेडनेसडे को 6 PM पे। अच्छा, एक बात बताओ, मंडे से ट्यूसडे 8 AM 24 घंटे, ट्यूसडे से वेडनेसडे 8 AM 24 घंटे, 48 घंटे हो गए। अच्छा, 8 AM से 6 PM, तो 8 AM से 8 PM 12 आवर्स होता है, लेकिन 6 PM है तो 10 आवर्स, तो 48 और 10 कितना हो जाएगा? 58, यानी कि टोटल कितना हो गया? 58। अब समझो एक चीज़, एक यहाँ पर ये टोटल टाइम, ये रॉन्ग टाइम और ये राइट टाइम। मैं इसका 3 पैटर्न बता देता हूँ, आंसर खुद से ढूंढ के कमेंट जरूर करना। पहला तो आप ये कर सकते हो, क्या कर सकते हो? पहला अपन ऊपर लिखेंगे क्या? राइट टाइम फर्स्ट, नीचे लिखेंगे क्या? रॉन्ग टाइम सेकेंड, और लिखेंगे क्या? टोटल टाइम। एक तो ये है, किसी भी पैटर्न का क्वेश्चन आप फाइंड कर लोगे। तो वहां पर उन्होंने क्या लिखा है? राइट टाइम क्या है बेटा? 24 घंटे। रॉन्ग टाइम क्या है? 145/6, है ना? तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? 145, इधर के लिए क्या हो गया? 6, और टोटल टाइम क्या है? 58, ये कर देंगे। अच्छा, दूसरा क्या है? लूज और गेन। कितना लूज गेन कर रहे हैं? 10 मिनट। अपॉन में क्या लिखोगे आप? रॉन्ग टाइम। मल्टीप्लाई में क्या लिखोगे आप? टोटल टाइम। ये 2 पैटर्न है। इसमें क्या लिखोगे? कितना लूज कर रहा है? 10। रॉन्ग टाइम क्या है? 145/6, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 145, ऊपर क्या आ जाएगा? 6, और मल्टी में क्या आ जाएगा? 58। एक ये पैटर्न है। एक यूनिटरी मेथड है, सेम ही चीज़ है। शॉर्ट ट्रिक और यूनिटरी मेथड में कोई डिफरेंस नहीं, सेम ही चीज़ है। आप चाहते तो वैसा कर लेते, आप लिखते कि 145/6 घंटे चलना चाहिए, चलता है, चलना कितना चाहिए? 24 घंटे। तो क्या है? 58 आवर्स। कैसा निकालते ये? इसी के रेस्पेक्ट में 24 लेके, तो फाइनली कैलकुलेशन कौन सा निकल आता आपका? फाइनली जो कैलकुलेशन आपका निकलता वो ये वाला कैलकुलेशन निकल आता। तीनों मेथड से निकाल लीजिएगा। जो आंसर है कमेंट जरूर करिएगा, इंतजार करूंगा मैं कमेंट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है?
ए स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस एंड वॉक 20 मीटर, किधर 20 मीटर, ईस्ट की तरफ। चलो ठीक है, चला देते हैं। अच्छा, किसी पर्टिकुलर पोजीशन से ये ईस्ट की तरफ 20 मीटर चलता है, ऐसा इन्होंने बोला है, तो हम भी मान लेते हैं। कहाँ चलना पड़ेगा, ईस्ट में। कितने किलोमीटर, 20 किलोमीटर। ऑलराइट। वेयर हिज फ्रेंड बी ज्वाइंड हिम, हो, इस पोजीशन पर बी मिल जाता है आके। दे टुगेदर वॉक 10 मीटर इन द सेम डायरेक्शन, ये 10 मीटर बेटा और चल लेते हैं। कौन, दोनों, ए भी और बी भी, दोनों चल लेता है। अच्छा, देन ए टर्न लेफ्ट वाइल बी टर्न राइट। अच्छा, यहाँ से ए लेफ्ट टर्न लेता है और बी राइट टर्न ले लेता है, बी टर्न राइट, एंड ट्रेवल 2 and 8 मीटर रेस्पेक्टिवली। ये 2 मीटर चलते हैं और ये 8 मीटर चल लेते हैं। अगेन बी टर्न लेफ्ट टू ट्रेवल 4, फॉलो लेफ्ट 4, फॉलोड बाय 5 मीटर टू हिज राइट टू रीच ऑफिस। यहाँ से राइट चल लेता है 5 मीटर, वो अपने ऑफिस पहुँच जाता है। कौन, बी। ठीक है भाई। ए और क्या करता है, ए टर्न राइट एंड ट्रेवल 12 मीटर टू रीच ऑफिस। ए यहाँ से राइट चलता है और यहाँ ऑफिस पहुँचता है और ये डिस्टेंस 12 मीटर। तो पहले एक बात बताओ, अगर इसको स्ट्रेट कर दें तो ये 4 चला गया, ये क्या बचा, 8। तो क्या पूछा है, व्हाट इज द, देखिए वहां पर जो पिछले वाले क्वेश्चन में जो पी क्यू आर वाला था उसमें शॉर्टेस्ट या लॉन्गेस्ट डिस्टेंस नहीं दिया था, बट यहाँ पर मेंशन कर दिया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसका मतलब आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि आप इस डिस्टेंस को बताइए। अच्छा, ये कितना है, 8, इसकी दूरी चेक करनी पड़ेगी। ये कितना है, 4, और ये 10, कितना हो जाएगा, 14। करेक्ट है क्या, है 5 और 8 10 15 हो जाएगा, सॉरी। ये 8 और 2 ये हो जाएगा 10, और 10 और 5 15, तो 15 और 8 तुरंत निकाल दीजिए। आपको क्या करना पड़ेगा, 8 का क्या होता है 64, 15 का कितना हो जाएगा 225, ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 289, 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का, आंसर क्या हो जाएगा 17 मीटर। क्वेश्चन में क्लैरिफिकेशन गिवन था इसलिए आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। हाँ, थोड़ा सा कोशिश करिए इसने कि ट्रिकी बना दे टर्न देके, बट ऐसा कुछ कर नहीं पाए हैं ये। चलिए, क्या लिखा है, विच ईयर हैज द सेम कैलेंडर, है ना। अच्छा, सेम कैलेंडर को मैंने बहुत बेसिक तरीके से बताया था, कुछ शॉर्ट ट्रिक से भी, कई बार सेंचुरी चेंज होता है तब क्या करना पड़ता है, सारी चीज़ें बताया। फिलहाल मैं डायरेक्टली आंसर बताया था, बेसिक आप कैलेंडर के वीडियो में जाके देख लीजिएगा। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया था कि इस 2009 में लास्ट को 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करिए, क्या रिमाइंडर बचेगा 1, है ना। अच्छा, मैंने आपसे बताया था कि अगर 1 बचता हो तो 6 ऐड करना है, 2 और 3 बचता हो तो 11 ऐड करना है, और अगर 4 तो नहीं बचेगा, 0 बचेगा तो 28 ऐड करना है ना। इन केस ऑफ सिंपल कंडीशन, कब, जब इन सब के ऐड करने के बाद ये सेंचुरी चेंज नहीं होगा तो नहीं होगा। इसका मतलब 2009 में 1 बचा, 6 ऐड करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा 2015। लेकिन अगर सेंचुरी ऐड होता तो वहाँ एक्सेप्शन नजर आने लगता है, वहाँ पे आपको कई सारे कंडीशन में सिर्फ 12 ऐड करने से आंसर हो जाता है नॉर्मल में। अगर लीप ईयर की बात करें तो 28 की जगह 40 भी ऐड करना पड़ता है, एक्सेप्शंस हो जाता है उस कंडीशन। वो डिटेल्स पढ़ा रखा है, ध्यान से देखिएगा जरूर उस वीडियो को, कैलेंडर वाले में। चलिए चलते हैं 59 पे। 3 पीसेस लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस, नहीं ये मैथ्स का क्वेश्चन है, नहीं कराऊंगा, अपने को बाउंसर चला जाता है। क्या लिखा है 68, 68 में क्या लिखा है कर लेते हैं, देख लेते हैं। अच्छा, 68 में इन्होंने बोला है इफ एवरी अल्टरनेटिव लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट फ्रॉम बी ऑनवर्ड्स इंक्लूडिंग बी इज रिटन इन लोअर केस, अच्छा स्मॉलर, ऑलराइट, and the remaining letter are capitalized, then how is the first month of the second half of the year written है। ओके, फर्स्ट मंथ सेकंड हाफ मतलब 6 से 12, तो जुलाई के बारे में पूछ रहा है, आंसर से ऑप्शन लगा, जुलाई के बारे में पूछ रहा है। अच्छा, बी ऑनवर्ड्स इंक्लूडिंग, तो ठीक है, अपने को ये चेक करना पड़ेगा ए कैपिटल बी ए स्मॉल, सी कैपिटल डी ए स्मॉल, यही है ना, ठीक है, करेक्ट है। हाँ, तो डायरेक्टली इसे चेकआउट कर सकते हैं, बट मैं लिख के बताया तो आप चेक कर लीजिएगा। डी, उसके बाद ई कैपिटल एफ, ठीक है ना, जी कैपिटल एच, आई कैपिटल जे, के कैपिटल एल, एम कैपिटल एन, फिर ओ कैपिटल पी, क्यू कैपिटल आर, एस कैपिटल टी, यू कैपिटल वी, डब्ल्यू कैपिटल एक्स,
वाई कैपिटल जेड, यही है क्या? हाँ यही है। जुलाई चेक करना पड़ेगा, जुलाई कैसे बनेगा। देख लीजिए जे स्मॉल से शुरू है यानी कि सेकेंड थर्ड, उसके बाद क्या है यू कैपिटल है तो जे यू जे यू जे यू सब में वो कैपिटल ही गिवन है। एल से ही कंफर्म होने वाला है, एल स्मॉल दोनों में है, मतलब सी और डी। वाई क्या है? वाई कैपिटल है। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अच्छा ये सब ऐसे क्वेश्चन है जिसमें बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक लगा के आंसर गलत करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप थोड़ा टाइम लीजिए, आराम से सॉल्व करिए, कोई इशू नहीं है। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में? कह रहा है इन द सीक्वेंस 1 5 7 3 हाउ मेनी सच 5 आर देयर विच आर नॉट इमीडिएटली प्रेसीडेड। अच्छा जिसके पहले नहीं है, समझो मैं प्रेसीड एंड फॉलोड बता चुका हूँ, एक रूल भी बताया था कि कोई राजा आता है, अगर वो कानून बनाता है, उसके बाद उसका बेटा आता है, उसको क्या करेगा? फॉलो करे ना करे, लेकिन अगर करेगा तो क्या होगा? फॉलो। उसके पहले वाला क्या? प्रेसीड। इसका मतलब अगर ए लिख दूं तो ए से पहले बी, ये प्रेसीड कर रहा है, और ए के बाद से ये क्या? फॉलोड। ए इज प्रेसीडेड बाय बी एंड ए इज फॉलोड बाय सी। तो हमसे क्या कह रहा है? कितने ऐसे 5 है इमीडिएटली प्रेसीडेड विच आर नॉट इमीडिएटली प्रेसीडेड बाय 3, कितने ऐसे 5 है जिसके पहले 3 नहीं है, ऑलराइट, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय 7, और 7 है। तो हमें ये चेकआउट कर लेना 5 7 1 5 7, बट गलत हो जाएगा 3 की वजह से, 5 7 बट गलत हो जाएगा 3 की वजह से, तो आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, ओनली 1 आंसर हो जाएगा। डन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा जो क्वेश्चंस के नंबर है मैं वैसे ही रख देता हूँ जो सेट में गिवन है, और मैं हर ईयर का सेट ए लेता हूँ। आप देख लीजिएगा, ये जो क्वेश्चन नंबर 71 है ना, सी सेट 2019 के सेट ए में दिया गया होगा। डन। क्या लिखा? अ जॉइंट फैमिली कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स विद 3 फीमेल्स। अच्छा 7 लोग हैं जिसमें 3 फीमेल्स है। जी इज विडो, विडो का मतलब उसका हस्बैंड मर गया है, एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ डीज फादर एफ, डीज फादर एफ। तो ये जो एफ है ये फादर है किसका? डी का, और जो जी है वो सिस्टर इन लॉ है, मतलब जी लेडी है। सिस्टर इन लॉ का मतलब मैंने बेटा बताया था 2-3 कंडीशन हो सकता है मेल के रिस्पेक्ट में। एक तो उसके वाइफ की सिस्टर होगी, साली हो जाएगी तो भी सिस्टर इन लॉ। एक तो एफ के ब्रदर की वाइफ होगी तभी सिस्टर इन लॉ, यानी या तो भाभी या तो साली, दोनों में से कुछ भी होगी, जो होगी चेक कर लेंगे। आगे क्या लिखा है? बी एंड डी आर सिबलिंग्स। अच्छा ये बी और डी सिबलिंग्स है, लेकिन मेल और फीमेल कौन है ये क्लियर नहीं है। एंड ए इज डॉटर ऑफ बी। अच्छा ए बी की डॉटर है, बी की डॉटर है ए, तो इसको हमने बना दिया फीमेल, 3 फीमेल में से 2 मिल चुकी है। सी इज कजन ऑफ बी, जो सी है वो बी की कजन है, तो हमने सी को यहाँ पर पुट कर दिया। अच्छा जितनी इन्फॉर्मेशन हमें मिली 1 2 3 4 5 6, तो क्या इसमें हमें अभी तक ये पता चल पाया कि मेल कितने फीमेल कितने? हमें जो इन्फॉर्मेशन था 3 फीमेल। अच्छा सबसे बड़ी बात ये कि ई के बारे में इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी गई है अभी तक, तो हमें ई के बारे में इन्फॉर्मेशन पुट करना पड़ेगा, राइट। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। जॉइंट फैमिली कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स ए बी सी डी ई एफ एंड जी विद 3 फीमेल्स। जी इज विडो एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ डी इज फादर, डी के फादर के सिस्टर इन लॉ है, करेक्ट है। बी एंड डी आर सिबलिंग्स एंड ए इज डॉटर ऑफ बी, ए डॉटर है बी की, हु इज ई, ई कौन है? पहला इंफॉर्मेशन है वाइफ ऑफ एफ, पॉसिबिलिटीज आर देयर, ग्रैंड मदर ऑफ ए, पॉसिबिलिटीज आर देयर, aunt of C, possibilities are there. Select the correct answer using the code 1 2 and 3, सारे के सारे करेक्ट है क्योंकि तीनों एक ही रिलेशन की तरफ इशारा कर रहे हैं, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है देखते हैं। थोड़ा सा पेशेंस और रखिए, आई थिंक क्वेश्चन खत्म होने वाला है हमारा जल्दी ही। Each face of a cube can be painted in black or white color. In how many different ways can? Okay, okay, all right. अच्छा टोटल कितने फेस होते हैं सर? 6 फेस होते हैं। डन, ठीक है। Each face of cube can be painted in black or white. चलो अच्छा एक बात बताइए, अगर प्रोबेबिलिटी की कंडीशन पूछ लेता तो क्या क्या पॉसिबल है? पहला हम ऐसा मान लेते हैं, फर्स्ट कंडीशन वाइट को सारे का सारा वाइट ही दे दिया जाए, कौन सा? 6। दूसरी कंडीशन क्या पॉसिबल है? वाइट को कितने दे दिया जाए? 5।
डन। और ब्लैक को कितना दे दिया जाए, ब्लैक को दे दिया जाता हो 1। अच्छा तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा कंडीशन ये है कि वाइट को 4 दे दिया जाता हो और ब्लैक को कितना दे दिया जाता हो 2। लेकिन बेटा इसमें 2 कंडीशन बनेंगे। पहला, ब्लैक को जो 2 कंडीशन दिया गया है वो दोनों कंजिक्यूटिव हो, नेबर्स हो, एक साथ हो, जोड़ा हुआ, या फिर 2 ब्लैक 2 अपोजिट फेस पे हो जाए। इसका मतलब इस वाले कंडीशन में हमें कितने कंडीशन का ध्यान रखना पड़ेगा, इस वाले कंडीशन में हमें 2 कंडीशन का ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि 1 2 3 और इसमें 4। अच्छा चौथा कंडीशन में ये भी तो पॉसिबल है कि हाफ वाइट और हाफ क्या रखा जाए, ब्लैक रखा जाए। डन, समझ आया? अच्छा क्या इसके अलावा और भी कंडीशन है? हाँ है ना, एक कंडीशन 5th वाला हम बनाएंगे। अच्छा ये बताओ, ये जो 4 कंडीशंस है इसको देखिए, ये 1 2 2 2 4 एंड ये 5। तो इसमें ये जो 4 कंडीशन है ये दोनों में आने वाले हैं, तो 4 और 4 क्या होने वाला है, 8 होगा। वाइट और ब्लैक तो एक ही कंडीशन बनेगा, क्या हो गया, 5 हो गया। अच्छा सॉरी 8 1 9 हो गया। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मैंने यहाँ पर ब्लैक को 2 दे रखा था, अगर वाइट को ही 2 कंडीशन दे दिया, वाइट को 2 और ब्लैक को 4 दे सकते हैं क्या? हाँ सर दे सकते हैं। वाइट को 2 और ब्लैक को क्या दे दिया, 4 दे दिया। बिल्कुल करेक्ट है, हो सकता है पॉसिबिलिटी, हाँ हो सकता है सर। हाँ देखिए, तो हमारे पास ये वाइट 6 वाला एक कंडीशन ले लिया था, उसके बाद हमने वाइट 5 ब्लैक 1 वाला, फिर वाइट 4 और ब्लैक 2 इसके 2 कंडीशन बन गए, फिर वाइट 1 ब्लैक वाइट 3 ब्लैक 3 एक कंडीशन और बन गया, और वाइट 2 ब्लैक 4 का कंडीशन 2 बन गया। तो कितने बन गए, 1 2 2 4 4 एंड 1 5 5 और 2 7। अच्छा और आगे बन सकता है? हाँ बन सकता है। वाइट को कितना देना पड़े, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वाइट को 1 दे दे और ब्लैक को क्या दे दे, 5? हाँ सर बिल्कुल पॉसिबल है। अच्छा क्या ये पॉसिबिलिटी है कि ब्लैक को ही 6 और 6 दे दे? हाँ सर बिल्कुल पॉसिबल है। तो टोटल कितने जा रहे हैं, 8 और 2 10, सो द करेक्ट आंसर विल बी 10। क्या इसका दूसरा पैटर्न हो सकता था? हो सकता था, किसी एक का मेजर कर लेते हैं, या तो व्हाइट के सारे कंडीशन को या ब्लैक के सारे कंडीशन को, और कंडीशंस क्या हो जाता है, रिपीट डबल हो जाता है, टोटल कितने हो जाते हैं 10। ठीक है, लेकिन मैं अभी भी सजेस्ट ये करूँगा आपको कि आप डिस्क्रिप्टिव पैटर्न से सॉल्व करें, ज़्यादा ईजी रहता है सॉल्व करना। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज, read the following information. 6 students A, B, C, D, E and F appeared in several tests. Either C or F score the highest. अच्छा कितने हैं, 6। अच्छा समझिए, इस 6 में से या तो C को हाईएस्ट मिलेगा या तो F को हाईएस्ट मिलेगा, जैसे इंफॉर्मेशन दे रखी है। whenever C score the highest then E score the least। अच्छा अगर C हाईएस्ट होगा तो E को क्या मिलेगा, लीस्ट। Whenever F score the highest, B score the least, B। ये दो अलग अलग कंडीशन की इंफॉर्मेशन दी है, दोनों हमने पुट कर लिया है। अब क्या लिखा है, इन ऑल द टेस्ट दे गॉट डिफरेंट मार्क्स। ओके, D scores higher than A but they are close competitors। फर्क नहीं पड़ता है, D के पास, चलो इस वाले इंफॉर्मेशन से हमें इतनी इंफॉर्मेशन मिली है कि D के पास ज़्यादा है किससे, A से, अजम्पशन में पुट करने में आसानी होगी। अच्छा A स्कोर हायर देन B, ये जो A है इसके पास B से ज़्यादा है। ठीक है, देखते हैं किस में अज्यूम कर पाते हैं अपन, किस में अरेंज कर पाते हैं। C स्कोर हायर देन A, ये जो C है उसके पास A से ज़्यादा है। अच्छा C के पास A से ज़्यादा है, लेकिन क्या ये पता है कि C और D में किसके पास ज़्यादा है? नहीं पता है, लेकिन इतना पता चल गया कि ये B और A से पहले ज़्यादा वाले में C भी आएंगे और D भी आएंगे। तो मेरे को ये बताओ कि अगर मैंने B की पोजीशन यहाँ पुट के A की पोजीशन इधर पुट कर दी, देन कोई एक छूट रहा है क्या? हाँ शायद छूट रहा है, कौन सा? F की पोजीशन छूट रही है क्या? वेट, क्वेश्चन क्या लिखा है, इफ F is 10 सेकेंड इन द रैंकिंग, बिना उस लाइन के फ्रेम करना ही मुश्किल था।
एफ को हमने सेकंड पोजीशन दे दिया, इसका मतलब ये वाला जो पोजीशन है ये अपने आप ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। If F stands second in the ranking, then the position of B is, तो ये BE यहाँ पर किसकी पोजीशन पुट दीजिए, दे क्या हो जाती है, सेकंड, क्या पोजीशन ऑफ बी इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अच्छा इस पर बेस्ड दो और क्वेश्चन है, लेकिन वो सारी चीज़ें यहाँ पर बेस्ड है, इससे बेस्ड आप अरेंजमेंट कर लीजिएगा, आपके आंसर करेक्ट हो जाएंगे। मेक श्योर जो मैंने गलती अभी करी है वो आप ना करें, पूरा क्वेश्चन पढ़ा करें। मैंने ऊपर का डिटेल पढ़ लिया और इस लास्ट वाले लाइन को छोड़ दिया, ये कंडीशनल है, इफ की पोजीशन है, उससे दो चीज़ें हुई, एक तो जो हम अजम्पशन दूसरा बना रहे थे वो एलिमिनेट हो गया, दूसरा यहाँ पे अरेंजमेंट इजीली हो गया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, गलतियाँ होती है, अपन इसी से सीखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 2018 का, लेकिन उसके पहले इस वीक में मेरे को आपका ख़त्म कराना है सिलॉक्स, एक उसमें कॉन्सेप्ट बचा रहा है इधर और का, वो कंप्लीट कराऊंगा, और उसके बाद प्रीवियस ईयर के कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। तब तक बस यही रिक्वेस्ट है, गर्मी बढ़ने लगी है, खाना अच्छे से खाएं, पानी का प्रॉपर ध्यान रखें, हेल्दी रहें, फिट रहें, थोड़ा बहुत योगा शोगा करें, ज़्यादातर प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो स्टे हैप्पी, जय हिंद।